ये मुख्तसर सा मजमा बैंगलोर सेंट्रल के इलेक्शन के ताल्लुक से है। इलेक्शन के थोड़ा वेट हो कई स्टेट के लीडर्स आए, रैलीज और डोर टू डोर कैंपेन। मोहम्मद अदीब साहब जो राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फारिग हैं और वहाँ की यूनियन के सदर भी रह चुके हैं। मैं समझता हूँ आपको जो है अदीब साहब को आप सबने सुना होगा। ये जो है वहाँ से यहाँ आए हैं। मैं समझता हूँ डॉक्टर के रहमान खान साहब की मोहब्बत उनको यहाँ तक लाई है। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम कहता हूँ। हमारे मिली काउंसिल के एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद आलम साहब भी यहाँ हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। जनाब के रहमान खान साहब, आप सब उनको जानते हैं। मैं वैसे आपका भी खैर मकदम करता हूँ क्योंकि कैंडिडेट के वालिद हैं, लेकिन वो बार बार कहते रहे हैं कि इस बार जो टिकट दी गई है मंसूर अली खान को, वो इसलिए नहीं कि वो जो है के रहमान खान साहब के फर्जंद है, बल्कि उन्होंने पार्टी के लिए जो काम किया है उसको रिकग्नाइज करते हुए उसका सिला जो है उनको मिला है। लेकिन खून में जो है उनके सियासत है कि है। मैं अदीब साहब से कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये बैंगलोर सेंट्रल जो है 2009 के पहले यहाँ पे बैंगलोर नॉर्थ हुआ करता था, जिससे जाफर शरीफ साहब इलेक्शन लड़ा करते थे। और मैं खुद भी 1996 में जाफर शरीफ साहब को टिकट नहीं दिया था जी, तो मुझे टिकट दिया था, मैंने भी इलेक्शन लड़ा। 2009 के बाद ये जो है बैंगलोर सेंट्रल बन गया है। बैंगलोर सेंट्रल एक ऐसे असम पार्लियामेंट्री हल्का है, यहाँ जो है इस वक्त 24 लाख वोटर्स हैं, जिसमें एक मिनी इंडिया है। यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग हैं, हर जबान बोलने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ यूपी के लोग हैं, बिहार के हैं, उड़ीसा के हैं और कर्नाटक के तो है ही हैं, केरला के हैं, तमिलनाडु के हैं, तमिल बोलने वाले हैं, तेलुगु बोलने वाले हैं, मलयालम बोलने वाले हैं, कई जबानें बोलने वाले लोग यहाँ पे बसते हैं। बहुत बड़ा इलाका है। 95% जो है अर्बन एरिया है। यहाँ पे तकरीबन 2100 बूथ हैं, बूथ एजेंट्स हम बिठाते हैं और हमारे वोटर्स जो है तकरीबन 4.5 लाख मुसलसल जाफर शरीफ साहब जीतते आ रहे थे। जाफर शरीफ साहब के बाद जो है ये सीट हम नहीं जीत पाए। इससे पहले 2009 में जो है सांगलियाना को टिकट दी गई, वो भी नहीं जीत पाए। उसके बाद रिजवान अरशद साहब 2014-2019 में 2019 में बहुत कम वोटों से जो है वो इलेक्शन हारे। फिर यहाँ एक असेंबली रोशन बेग साहब पार्टी छोड़कर चले गए, तो वहाँ बाई इलेक्शन हुआ, रिजवान अरशद जो है वहाँ से MLA बन गए। तो इस बार भी उनको टिकट देना चाह रही थी पार्टी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं, यहाँ पे जो है लोकल इसमें जो है शिवाजी नगर हल्के में काम करना चाहता हूँ। वो शिवाजी नगर हल्का भी ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 MLAs हैं। इन 8 MLAs में 5 इस वक्त कांग्रेस के MLAs हैं, 5 में 3 मिनिस्टर्स हैं, KJ जॉर्ज, जमीर अहमद खान और दिनेश गुंडूराव। और उसके अलावा 2 MLAs हैं, उसमें एक NA हारिस साहब हैं और रिजवान अरशद है। यानी कि 3 MLAs मुसलमान हैं, एक क्रिश्चियन, 4 MLAs यहाँ जो है माइनॉरिटीज के हैं। काफ़ी पॉपुलेशन, अच्छा पॉपुलेशन क्रिश्चियनों का भी यहाँ पे है। तो ये एक है, 3 जो है हार चुके हैं हम, और उन तीनों जगह भी जो है काफ़ी अच्छी फाइट रही। पिछली बार 2019 में तकरीबन 70,000 वोट से जो है रिजवान अरशद हारे थे, यानी 35,000 वोट अगर लेते तो जीत लेते थे। तो अब जो है 2023 में जब इलेक्शन हुआ, असेंबली इलेक्शन हुआ, तो कुल 8 असेंबली हल्कों के जो वोट पूरे मिलाए जाए तो 71,000 वोट जो है कांग्रेस यहाँ पे लीडिंग में है आज की तारीख से। तो जितने वोट हमें असेंबली इलेक्शन में आए उतने ही वोट अगर हमको इस वक्त आते हैं तो हम 71,000 वोट से जीत सकते हैं। लेकिन
अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है कि माहौल ऐसा बना है यहाँ पे कि बहुत बड़ी तादाद से जो है मंसूर अली खान इलेक्शन जीत सकते हैं इंशाअल्लाह। काफी लोग मेहनत कर रहे हैं। मौजूदा एमपी जो मौजूदा एमपी है वो 3 टर्म से यहाँ एमपी रहे, वो सिर्फ इलेक्शन के दौरान जो है लोगों में जाते हैं। तो जो बीजेपी के कट्टर लोग हैं वो भी पूछ रहे हैं कि तुम सिर्फ पार्लियामेंट, जनाब रोशन बेग साहब आए हैं, अभी अभी मैं उनका नाम ले रहा था, आगे मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। तो उनके लिए जो है तो अदीब साहब क्या है कि उनके जो एंटी इनकम्बेंसी है, कई लोग उन्हीं के बीजेपी के लोग उनसे पूछ रहे हैं कि 5 साल में एक बार आप आते हैं एमपी को, तो काफी नेगेटिव भी उनको है। लेकिन हम जो है पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरे जोश के साथ काम कर रहे हैं। आप आज यहाँ आए हैं इसीलिए हम लोग यहाँ जमा हैं, वरना जो है हमें सब फील्ड में होना था, वरना जो है एक बहुत बड़ी तादाद में आपको सुनने के लिए लोग आ सकते थे, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम किसी को बुला नहीं सके। तो हालांकि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि एक आम इजलास कीजिएगा शिवाजी नगर हल्के में, जहाँ जाफर हमारे रोशन बेग साहब एमएलए हुआ करते थे, अब रिजवान रशीद वहाँ पे एमएलए है, वहाँ बड़ी मीटिंग करने के लिए कहा, लेकिन वक्त की गुंजाइश नहीं है। मैं ये एक मुख्तसर सा खाका आपको इस पार्लियामेंट्री हल्के के ताल्लुक से दिया है। मैं अदबन जो है गुजारिश करता हूँ, अदबन मोहम्मद अदीब साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आप अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। नहीं बैठे मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मशकूर भी हूँ आपका। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि रहमान भाई के बहुत लायक बेटे को ये मौका मिला है कि इस तारीखी इलेक्शन में वो हिस्सा लें। मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन हम उस खुशनसीब लोगों में हैं जिसने रहमान भाई की क़यादत में और सरपरस्ती में पार्लियामेंट में हिस्सा लिया। वो पार्लियामेंट थी जहाँ बोला जाता था, जहाँ ख्यालात रखे जाते थे। वो एक किस्सा और कहानी हो गया। खुशनसीब हूँ कि आज की पार्लियामेंट में नहीं, वहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलने की इजाज़त नहीं है। रहमान भाई जब प्रिसाइड करते थे तो ये सुनते थे, हम बोलते थे, हमने वहीं सीखा। बहरकैफ मैं इसलिए बेचैन हूँ कि मुझे ये लगता है कि सन 52 में एक इलेक्शन हुआ था, उसमें उस वक्त के आरएसएस और हिंदू महासभा और सावरकर के चाहने वालों ने यह फैसला किया था कि मुसलमानों ने मुस्लिम मुल्क बना लिया, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उस वक्त नेहरू और आज़ाद और सारी कांग्रेस की टीम निकल पड़ी और रेफरेंडम हुआ और कसरत से यह तय हुआ कि ये मुल्क सेकुलर रहेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा और आइन को मानेगा। हमारा रिश्ता इस आइन से जोड़ा गया। हमने खून को बांटा, जिना को ठुकराया, लियाकत अली खां को ठुकराया, गांधी और नेहरू को कहा, मौलाना आज़ाद पे लब्बैक कहा। इतने साल गुजर गए, हम धीरे धीरे हाशिए पे आते चले गए और अब ये शक्ल पैदा हो गई कि हम अछूत की शक्ल में पैदा हुए। हर जमात ने एम्पावरमेंट ली है, दलितों ने भी ली है, दूसरी जमातों ने। मैं अब अपने बच्चे के पास गुड़गांव में रहता हूँ, 9 लोगों को लिंच किया गया, कोई हमें पूछने नहीं आया और इसलिए नहीं आया कि हम इररिलेवेंट कम्युनिटी हैं। हमने पूरी रिसर्च की और जो एक हम लोगों की तंजीम है, रहमान भाई हमारे सरपरस्त हैं, उसके शेख फारूक अब्दुल्ला साहब सरपरस्त हैं, अजीज़ कुरैशी साहब थे, उनका इंतकाल हो गया,
तो हम लोगों ने सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन ये बनाई कि हमारी कोई रेलिवेंस है इस मुल्क में या नहीं है, कोई जमात हो। तो अंदाजा ये हुआ कि हमको हाशिए पे लाने के जिम्मेदार हम खुद हैं। 84 पार्लियामेंट्री सीटें हैं जिस पे हम लोगों ने रिसर्च करी, 72 पर बीजेपी है, यानी 82% स्ट्राइक रेट है जहां मुसलमान हैं। किसको इल्जाम ठहराएं, किससे कहें, फरियाद करें कि माजी में रहना बंद कर दो, मुस्तकबिल का खाका बनाओ। यूपी में 32 सीटें हैं जहां 26% से लेकर 52% मुसलमान हैं, उस पे 28 पे बीजेपी। आप बताइए कि क्या करें। तो एक हम लोगों ने आवाज लगाई कि दानिश्वरों को इकट्ठा किया जाए। रहमान भाई की सरपरस्ती हमें हमेशा मिली कि बीमारी में भी वहाँ गए और बीमारी में हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं इनकी सरपरस्ती रही। हमने बहुत से लोगों को इकट्ठा किया और ये कहा कि पढ़े लिखे लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हमने ये महसूस किया और आपने भी देखा होगा कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स रहे हैं, बड़ी पोजीशन पे हिंदू हजरात हैं, रिटायर होने के बाद सबसे पहले आरएसएस और बीजेपी में जाते हैं, चाहे वो फौज के हों, चाहे वो डेमोक्रेट हों, चाहे वो टेक्नोक्रेट हो। हमारा जो इक्का दुक्का जो लायक लोग निकले हैं वो अपने बच्चों को बाहर भेज के या सेटल करके घर में बैठ के मातम करते हैं। मैं उम्र की जिस हिस्से में हूँ, आपने जैसा कहा, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा। मैं सन 66 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का सदर बना। उस वक्त मेरे सरपरस्त फखरुद्दीन अहमद साहब थे। अनपोज हुआ, दूसरे साल फिर खड़ा हुआ और फिर अनपोज हुआ। तो फखरुद्दीन अहमद साहब ने मुझे बुलाया और फिर ऑल इंडिया एक डेलीगेशन, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का डेलीगेशन बना। उस पे मुझे उन्होंने उसका ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बनाया। वो दौर मैंने देखा था। लखनऊ जब गया, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, तो उस वक्त मेरी रूहानी तरबियत हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह की, डॉक्टर फरीदी से मैंने सीखा और सारे दानिश्वर इकट्ठे होते थे। मैं उनके हुक्के भरता था और मैं समझता था कि वो लोग जिक्र करते थे, फिक्र करते थे। अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में आके जब नज़र दौड़ाता हूँ तो बेहिसी का एक आलम है, खौफ है। मुझसे लोगों ने कहा कि क्यों बोलते हो बिला वजह के लिए, कोई सुनता कौन है तुम्हारी। तो मुझे एक वाकया याद आया, मैंने वो वाकया परसों भी किसी को सुनाया। जब शेखुल हिंद माल्टा में बंद थे और हुसैन अहमद बंदी साहब उनकी खिदमत में थे, तो बगल में तुर्की फौजियों का एक काफिला बंद था। रातों रात उनकी पिटाई होती थी और चीख पुकार करते थे, अल्लाह अकबर के नारे लगाते थे। तो हुसैन अहमद बंदी साहब ने लिखा कि मैंने कोशिश करके उन बच्चों के पास पहुंचा जो फौजी थे कि अल्लाह के वास्ते चीख पुकार मत किया करो, ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, रात को सो नहीं पाते होंगे। तो उन्होंने ये लिखा कि एक दिन वो बच्चे वहाँ खामोशी थी। सुबह जब वो तहज्जुद पे उठे, फजर पढ़ी, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हुसैन, रात भर आवाज नहीं आई, क्या ये बच्चे भी डर गए? मैं पूरी रात सो नहीं पाया। तो इससे मैंने कहा कि मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। मैं कहता हूं मैं बोलूंगा। 3 मुकदमे मेरे ऊपर है, अभी तक अल्लाह का करम है, मैं जुर्रत नहीं हुई है पकड़ने की। 153 के मुकदमे लगाए, लेकिन मैंने ये फैसला जब ये कर लिया कि चाहे तिहाड़ जेल में मरूं, डर के नहीं जाऊंगा। इसीलिए हम लोगों ने अभी यूपी का एक दौरा किया और मैंने अभी रहमान भाई को रिपोर्ट दी है। पिछले जो 8 सीटों पे इलेक्शन हुआ है, इंशाअल्लाह आप 6 सीटों पे जीतेंगे। और उसकी सिर्फ वजह यह है कि मुसलमान के दिमाग में ये बात आ गई है कि अब पैर खींचना बंद कर दें, अल्लाह के वास्ते हाथ पकड़ने का तरीका सीखें। जब तक आप हाथ नहीं पकड़ेंगे
ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। मैं इसलिए मेरी एक कोशिश है और मेरे सारे साथियों की कोशिश है, ये मेरे हौसला है, ये स्ट्रेंथ है जो बैठे हैं। इसके बाद अजीज साहब चले गए, फारूक भाई हैं, ये हैं, इसके बाद कोई दिखाई नहीं पड़ता। मैं नौजवानों से कहता हूँ कि तुम कुछ भी अमल कर लो। हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह का ये कौल था, जब बाबरी मस्जिद का मूवमेंट चल रहा था, मेरे सामने ये अल्फाज उन्होंने कहे बाबरी मस्जिद वालों से कि कितने ही नमाज पढ़ लो, अगर सियासी बेदारी और सियासी बसीरत नहीं है, मस्जिद नहीं बचा पाओगे। तो हकीकत यही है कि न हमने बेदारी दिखाई, न बसीरत दिखाई, और नारे लगाते रहे। अभी भी एक बड़ी तादाद गैर मुस्लिमों की है जो हमसे ज़्यादा परेशान है। तो ये मुल्क का कगार पे खड़ा है टूटने के, ये मुल्क वहाँ खड़ा है, वो फिक्रमंद है। मैं अपने हिंदू भाइयों से कहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए खड़ा हूँ। तुमने तो हमारी मदद नहीं करी, लेकिन हम खड़े हैं तुम्हारे लिए। और हम आज हाशिए पे क्यों आए हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि छोटे छोटे मसाइल पर, एक मिसाल के तौर पर आपको बताऊं कि मैं अमरोहा गया। दानिश अली एक बहुत कामयाब पार्लियामेंटेरियन है, उनको सज़ा इस बात की मिली, मायावती ने दी कि उन्होंने 370 पे वोट नहीं डाला। उन्होंने ट्रिपल तलाक पे मुखालफत करी, NRC पे मुखालफत करी, पार्टी से निकाल दिए गए। वहाँ 40% मुसलमान हैं। जब हमें पता लगा, हम सब लोग गए वहाँ, तो मेरे ही साथियों ने, वहाँ कम से कम अलीगढ़ के 1000 से ज़्यादा लोग थे। हम लोगों का काफिला जा रहा था, उसमें गैर मुस्लिम प्रोफेसर त्रिपाठी थे, हमारे दोस्त दया सिंह साहब थे, को 1500 लोग जमात इस्लामी के लोग थे। तो उन्होंने बाहर ही रोक लिया हमको और कहा कि अदीब साहब, आप सीनियर हमारे अलीगढ़ के हैं, और हमारा एक वीडियो उन्होंने सुना था जिसमें मैंने अपील की थी, अपने घर लेके चले गए। और बहुत इससे ज़्यादा लोग वहाँ जमा हो गए और उन्होंने शिकायतें शुरू की। मैंने कहा कि जब अलीगढ़ के पढ़े लिखे लोग ये बातें कर रहे हैं, तो तुम्हारे ऊपर तो अजाब आएगा ही। यूपी के बारे में मैं आपसे ज़्यादा बता सकता हूँ कि मुजफ्फरनगर एक सीट है, वहाँ सईदुज़्ज़मा साहब MP हुआ करते थे। वहाँ से हमारे सईद साहब जो कश्मीर के थे, मुफ्ती सईद, जो और होम मिनिस्टर बने थे, मुफ्ती सईद, वो भी वहाँ से इलेक्शन लड़े थे। वहाँ 47% मुसलमान हैं। मुसलमानों ने कहा कि साहब ये हमसे मिलने नहीं आए, ये फलां घर में गए थे, यहाँ नहीं आए। वो सीट हमसे चली गई, वहाँ BJP का MP बन गया। यही शक्ल बिजनौर में हुई, जहाँ 44% मुसलमान। हम मुसलमानों ने कहा कि ना, ये बेकार आदमी है, वो सीट हमसे ले ली गई। मुरादाबाद में 52% मुसलमान हैं, वहाँ भी हमसे सीट ले ली गई और गैर मुस्लिम को चली गई। मैंने कहा दानिश अली को हरा लो, इसके बाद तुम्हें कोई नुमाइंदा नहीं मिलेगा। तो जब हम इस लेवल पे सोचने लगे, और यहाँ साजिशें क्या हैं, जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैं, वहाँ जुमे के दिन पोलिंग हो रही है। मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने इमामों से कहिए मस्जिदों के कि छोटे से छोटा खुतबा पढ़ें और छोटे से छोटी नमाज पढ़ें। और जुमे का दिन उन नालायकों को मालूम नहीं है, बड़ा मुबारक दिन है। फैसला करें कि उस दिन वोट डालने जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला में कुरान शरीफ में बोल बोल के कहता है कि जालिम के खिलाफ तुम क्यों नहीं बोले, तुमने क्यों नहीं हाथ उठाए। जब फिर जमीन पर दंगा और फसाद हो रहा था, तुम खामोश क्यों बैठे थे। तो उनको रोकने का तरीका तो सिर्फ एक वोट है, एक वो वोट है जिससे आप रोक सकते हैं। कोई कुछ भी कहे, दुनिया में जमहूरियत का निज़ाम पैदा करने वाला इस्लाम था।
यहाँ डंका पिट रहा है कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। मैंने तो एक चैनल पे चैलेंज किया आरएसएस वाले को कि बताओ भाई तुम डेमोक्रेसी कब रहे? यहाँ तो राजा ही राजा रहे। यहाँ तो सन 22 में गांधी जी एक प्रपोजल लेके आए जिसके ऊपर जिना और एनी बेसिन और ये आरएसएस के ये सब अलग हो गए कि नहीं साहब, एक मामूली आदमी हमें वोट देगा, वो हमें सुरक्षा करेगा। रऊसा अलग हो गए, उनको जिना हाथ लग गए, जिम्मेदारों का जो मिजाज था वो अलग हो गया। तो ये तो हमने पैदा किया था, लेकिन अब हमारे यहाँ इसका तस्वीर खत्म हो गया। ये बेहतरीन मौका है, ये एक ऐसी सीट है जैसा आपने फरमाया। जाफर भाई मुझे अपने 2 इलेक्शनों में लाए थे। एक बार शाहबुद्दीन साहब खड़े हो गए थे, तब वो मुझे पकड़ के लाए थे। उससे पहले एक बार आया था, तो मैं तो उस वक्त यहाँ माहौल दूसरा देख रहा था। जो हिंदुस्तान में यूपी का जो माहौल है उसका तस्वुर आप नहीं कर सकते। हर मस्जिद के नीचे भगवान प्रकट हो गए, हर सिमत खौफ है, हिरास है, बोलने की जुर्रत नहीं है। ये मजालिम जो है ये कब रुकेंगे? इसीलिए मैं कहता हूँ कि सन 24 का इलेक्शन सन 52 के बाद पहली बार हो रहा है। ये रेफरेंडम है, ये तय कर लेंगे ये मुल्क कि जमहूरियत रहेगी या खत्म हो जाएगी। उस वक्त हमको सोचना पड़ेगा। आप सब गरीब लोग हैं, सब चुनिंदा लोग हैं, इस बात को वाज़ेह कर दीजिए कि ये इलेक्शन नहीं है। आप यकीन करें कि आपका वोट शरई एतबार से, दुनियावी एतबार से, हिंदुस्तान को बचाने के एतबार से आप पे फर्ज है। बिल्कुल। अगर आपने ये न किया, और एक बात यकीन कर लीजिएगा कि मिसाल के तौर पे मैं वेस्टर्न यूपी की बात करता हूँ, जो मैंने अपने मुसलमानों से जाके कहा, वहाँ भी जाऊँगा। जिंदगी ने साथ दे दिया जो। मैं यही कहता हूँ कि तुम अपना पूरा वोट डाल दो। अब अगर सेकुलर हिंदू अपना वोट ले सकता है तो लड़ाई में आ जाएगा। हम तो ढूंढ रहे हैं गांधी को। हमने कभी ये नहीं कहा था कि हम इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये तस्वुर तो खत्म हो गया। आज ही मैं अपने साथी को समझा रहा था, एक मजमून लिख रहा हूँ 50 साल में मुसलमानों का जवाल। हामिद अंसारी साहब ने मुझसे कहा कि तुम, एक किताब मैंने लिखी थी, उन्होंने कहा कि इस पे भी लिखो। अब मैं जब तज्जिया करता हूँ, इस मुल्क में जितने मूवमेंट चले हैं झूठ पे चले हैं, वो आरएसएस ने चलाए, और वो दबे पांव अंदर आती चली गई। मुल्क आज़ाद हुआ, भगवान प्रकट हो गए, वो लड़ाई चली, आरएसएस ने पूरा खेल खेला। उस वक्त की क़यादत ने उसको दाब दिया था। फिर एक लड़ाई हुई जब जेपी मूवमेंट आया, मैं उसका शरीक हूँ, मैं उनके साथ था। डॉक्टर फरीदी मरहूम का इंतकाल हो गया था। जुल्फ़िकार साहब सदर थे और मैं सेक्रेटरी था मुस्लिम मजलिस का। जयप्रकाश नारायण ने मुझे पटना मौलवी साहब को बुलाया था, और उन्होंने ये कहा कि ये भ्रष्ट सरकार है, बेईमान है, ये अब्दुल गफूर चोर है। जब बाद में पढ़ा तो पता लगा कि बिहार में 2 ही ईमानदार चीफ मिनिस्टर आए, काबुली ठाकुर और अब्दुल गफूर। और आरएसएस ने वो दौड़ चलाई, अंदर अंदर कहते थे गाय हमारी माता है, अब्दुल गफूर उसको खाता है। ये तहरीक चली और आरएसएस को एक प्लेटफॉर्म मिल गया। वारंट कटा, मेरा मुल्क छूटा, 10 साल में अपने मुल्क से बाहर रहा। वापिस आया तो वीपी सिंह की मूवमेंट चल रही थी। उस वक्त भी मुसलमान दीवानों की तरह वीपी सिंह के साथ था, और वीपी सिंह की सरकार बनी तो लेफ्ट और आरएसएस और बीजी मिलके आरएसएस को अकाउंटेबिलिटी और रिस्पेक्ट मिल गई। हम हाशिए पे आते चले गए। फिर उसके बाद जो सरकार मनमोहन सिंह की थी, उस शरीफ इंसान को बेईमान करार दिया गया
और केजरीवाल आए, वो मूवमेंट भी आरएसएस ने चलाया, वो सरकार भी। यहाँ तक कि